Friends, you all are welcome in my chemistry class. In previous video, we have discussed about the concentration terms like percent concentration, molarity, and molality. In this video, we have to discuss about other concentration terms like mole fraction, part per million, and normality. But it is advised you to better result to go through the video up to the end. यानी अच्छे रिजल्ट के लिए और अच्छे कंसेप्ट के लिए वीडियो को पूरा देखना आवश्यक है, यह एडवाइस किया जाता है आप लोगों को। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग वीडियो खोलते हैं, देखते फिर चल जाते हैं और इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो ही करते हैं, लेकिन चूँकि ये पढ़ने के लिए है, पढ़ाई के लिए है, तो और आपके लिए आवश्यक है, तो वीडियो को थोरो देखें और समझने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें, और अगर कहीं डिफ़िकल्टी होती है तो हेल्प लेने का कोशिश करें। हेल्प लेने के लिए हमारे ईमेल पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी सॉल्यूशन के किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना है तो उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स में तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। यानी मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है किसका, तो एक कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के मोल्स का सॉल्यूशन के टोटल मोल्स के अगेंस्ट, and in the ratio of number of moles of one of the component of solution to the total number of moles present in solution is called as mole fraction of that component. It is denoted by x and it is unitless quantity. यह unitless quantity होता है। तो हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल देखें कि हाउ कैन we define mathematically mole fraction of solute और solvent। यानी सॉल्यूशन के solute या solvent के मोल फ्रैक्शन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, इसको देखा जाए। फर्स्ट कंसीडर सॉल्यूशन हैविंग Na मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड Nb मोल्स ऑफ solute। यानी ऐसा सॉल्यूशन लें जिसमें सॉल्वेंट के मोल्स Na और solute के मोल्स Nb हो। यानी Na moles of solvent mixed with Nb mole of solute to get a solution containing Na plus Nb moles. तो from definition mole fraction of solvent, definition से हम लोग solvent के mole fraction को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि XA equal Na by Na plus Nb a mole fraction of solvent। Now मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। अब सोलूट के मोल फ्रैक्शन को देखें तो जैसा कि सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन में सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन से डिवाइड किया गया, इन सेम वे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट एक्स बी इक्वल एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, यानी कि मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी। दिस इज द mole fraction of solute. Now we see the addition of mole fraction. सॉल्वेंट और सोलूट के मोल फ्रैक्शंस का सम देखें, एडिशन देखें, तो इस दोनों को ऐड करने पर XA प्लस XB लेने पर हमें 1 प्राप्त होता है, यानी XA प्लस XB इक्वल 1। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल दीजिए, कंक्लूजन लेते हैं कि the sum of mole fraction of all components, from the above expression it is concluded that the sum of mole fraction of all components of solution is always equal 1। यानी सॉल्यूशन के सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। अब इनका रेशियो देखें कि इनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या होता है।
अब उसमें यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है Na/Nb, यानी XA/XB इक्वल Na/Nb. This shows that the ratio of mole fraction of two components equal to the ratio of their moles. Thus, the ratio of mole fraction of two components is equal to their mole ratio. उनके मोल रेशियो के बराबर होता है. उसके बाद हम लोग देखें रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी. अब यह देखा जाए कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ये दोनों किस प्रकार रिलेटेड है, या इफ वन प्रोवाइड मोल फ्रैक्शन एंड से टू आस्क फॉर मोलैलिटी, अगर कोई मोल फ्रैक्शन दे और मोलैलिटी के लिए आस्क करे, मोलैलिटी पूछे, तो उसको कैसे बताओगे? तो इसके लिए हम लोग मान लें कि मोलैलिटी m है. लेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बी m. मोलैलिटी m means m mole of solute dissolve in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. मोलैलिटी m मीन्स होता है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में m मोल ऑफ सोलूट डिजॉल्व है, कि m मोल ऑफ सोलूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सोलूट. इफ मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, अब यहाँ मोलैलिटी m लिया गया तब उसमें 1000 ग्राम सॉल्वेंट ले लें, एंड मोलर मास m है, सॉल्वेंट का मोलर मास m है. देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? दिस ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज Na इक्वल 1000 by Ma. This is the number of mole of solvent. And number of mole of solute already given as molality, which is Nb equal Nb, and number of mole of solute जो मोलैलिटी के रूप में दिया गया है, जो स्मॉल m के बराबर है. तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूट के वैल्यू को इक्वेशन 4 XA/XB इक्वल Na/Nb में रखा जाए. देन वी फाइंड XA/XB इक्वल 1000 by Ma होल अपॉन स्मॉल m, और XA/XB इक्वल 1000 by Ma into m. Therefore, molality of solution. From this equation, we can obtain molality of solution as m equal 1000 into XB divided by Ma into XA. Means molality in term of mole fraction derived as 1000 into mole fraction of solute divided by molar mass of solvent multiplied by mole fraction of solvent. In same way, you can understand similar conceptual terms. तो इसी तरह से सिमिलर कंसेप्चुअल टर्म्स को भी समझ सकते हैं, जैसे कि मास फ्रैक्शन, जस्ट लाइक मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन के जैसे ही कंसेप्चुअल टर्म है मास फ्रैक्शन. जैसे मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. सेम वे में सिमिलर डेफिनेशन देंगे. मास फ्रैक्शन ऑफ सोलूट इक्वल मास ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इक्वल WA प्लस WB, यानी XB इक्वल WB बाई WA प्लस WB, और XA इक्वल WA बाई WA प्लस WB, यानी मास फ्रैक्शन ऑफ सोलूट XB इक्वल WB बाई, यानी मास ऑफ सोलूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन. इन द सेम वे मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल मास ऑफ सॉल्वेंट divided by mass of solution.
अब इसी वॉल्यूम फ्रैक्शन, अब हम लोग देखिए वॉल्यूम फ्रैक्शन को द सेम वे में जैसे कि मास फ्रैक्शन को डिफाइन किए उस तरह से वॉल्यूम फ्रैक्शन को भी डिफाइन करेंगे। एक्स ए वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए, एक्स ए इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी ए प्लस बी बी। सिमिलरली volume fraction of solute B, XB, this equal volume of B divided by total volume and volume of solution BA plus BB। ओके, तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन को समझे और मोल फ्रैक्शन के साथ साथ सिमिलर कंसेप्ट वाले टर्म मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन को समझे। अब हम लोग आते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, भाग प्रति 10 लाख। The part by mass of solute dissolved per 10 power 6 part by mass of solution is called as part per million। इसको पार्ट पर मिलियन कहते हैं, यानी 10 का पावर 6 इज 1 मिलियन, यह 1 मिलियन के बराबर होता है। इसलिए डिफाइन किया जाता है कि द पार्ट बाय मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर 10 पावर 6 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पार्ट पर मिलियन। इट इज डिनोटेड एज ppm। So to understand part per million, let us consider a solution containing x milligram of a solute dissolved in y milligram of solution। यानी कि मान लिया गया लेट x मिलीग्राम ऑफ ए सोल्यूट डिजॉल्व इन y मिलीग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी पार्ट पर मिलियन को समझने के लिए हमने यह माना कि x मिलीग्राम किसी सोल्यूट का y मिलीग्राम सोल्यूशन में डिजॉल्व है। तो हम यूनिटरी मेथड से इसको देखें कि सिंस y मिलीग्राम सोल्यूशन कंटेंस x मिलीग्राम सोल्यूट, therefore 1 milligram solution contain x by y milligram solute, and therefore 10 power 6 milligram solution contains x into 10 power 6 by y milligram solute। This is the part per million, therefore ppm equal x into 10 power 6 by y। This is the mathematical definition of part per million। ppm equal x into 10 power 6 by y। अब ये समझा जाए कि पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, इसका कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि द टर्म ppm यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी इस वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करने में पार्ट पर मिलियन टर्म ppm का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का कंटामिनेशन, एयर का कंटामिनेशन किसके द्वारा, बाई हार्मफुल मटेरियल्स। इसका मतलब पॉल्यूशन, यानी कि वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन को ppm टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। वाटर के हार्डनेस के विषय में भी जानते होंगे, सुने होंगे, जैसे 11th क्लास 11th में हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़े होंगे। तो उसमें हार्डनेस ऑफ वाटर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ppm। वाटर के हार्डनेस को ppm टर्म में व्यक्त किया जाता है। नाउ वी हैव टू फाइंड मोलरिटी एंड मोललिटी फ्रॉम ppm। मोललिटी और मोलरिटी को ppm से फाइंड करना, ppm टर्म को मोलरिटी या मोललिटी में चेंज करना, इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट। जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ppm में दिया गया है उस सॉल्यूशन का यह माना जाता है कि वह वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी कि उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इज मच टू मच लार्जर देन द मास ऑफ सोल्यूट, सो दैट मास ऑफ सोल्यूट कैन बी नेग्लेक्टेड। सोल्यूट का मास इतना कम या सॉल्वेंट का मास इतना ज़्यादा होता है कि डिजॉल्व सोल्यूट के मास को नेग्लेक्ट मान सकते हैं। इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल माना जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट का। इन सम केसेस
मास ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो कंसिडर एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, तो उसको भी सिमिलर वे माना जाता है। और इस तरह से मोललिटी फाइंड करने के लिए पार्ट पर मिलियन में, पार्ट पर मिलियन जो दिया होता है वो उसको कंसिडर करते हैं अमाउंट के रूप में, जो 10⁶ ग्राम में डिजॉल्व्ड है। तो उस तरह से ppm में मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेते हैं, और नंबर ऑफ मोल बाई 10⁶ इसको अगर ग्राम लेते हैं तो इसमें 10⁻³ से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से ppm इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई mp इंटू 10⁻6 दिस इक्वल ppm इंटू 10⁻³ बाई mb। इस तरह से मोललिटी फाइंड किया जाता है। और इसी तरह से ppm इंटू 10⁻³ में मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो उसका मोलरिटी भी आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम में डेंसिटी दिया होगा तो डेंसिटी को कंसीडर करेंगे, और डेंसिटी से मास में डिवाइड करके वॉल्यूम ऑब्टेन कर लेंगे, तो उस तरह से मोलरिटी चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग मोल फ्रैक्शन से मोललिटी या मोलरिटी को ऑब्टेन करते हैं, या मोल फ्रैक्शन को मोलरिटी या मोललिटी में चेंज करते हैं। नाउ वी कम टू नॉर्मलिटी। अब हम लोग नॉर्मलिटी पर आए और नॉर्मलिटी को जाने समझे नॉर्मलिटी क्या है। लेकिन नॉर्मलिटी को समझने से पहले हमें यह समझना आवश्यक होगा क्या, इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म है। इसके पहले जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़े वो मोलर मास बेस्ड था, इसमें हम इक्विवेलेंट मास बेस्ड, तो एक नया टर्म हुआ, तो इसको जानना, इसको समझना ज़रूरी है। तो कैसे समझेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट को मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज E इक्वल mb बाई x, वेयर E इज इक्विवेलेंट वेट, mb मोलर मास एंड x द इक्विवेलेंट फैक्टर। तो यदि सब्सटेंस का मोलर मास mb हो और तो उसमें इक्विवेलेंट फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि ये mb तो हो गया मोलर मास, या गिवन सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर फार्मूला के अनुसार एटॉमिक वेट का सम ले लेंगे तो मोलर मास हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट इक्विवेलेंट फैक्टर, इक्विवेलेंट फैक्टर क्या होगा, इसको कैसे लेते हैं। तो इक्विवेलेंट फैक्टर को समझने के लिए हम लेते हैं किसी सॉल्ट के कैटायंस के वैलेंसी को। अगर सॉल्ट है तो उसके कैटायंस के वैलेंसी को इक्विवेलेंट फैक्टर के रूप में लेते हैं। यदि कोई बेस है तो उसके एसिडिटी को इक्विवेलेंट फैक्टर के रूप में कंसीडर करते हैं। यदि एसिड सब्सटेंस है तो उसके बेसिसिटी को एज ए इक्विवेलेंट फैक्टर लेते हैं। और यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज को इक्विवेलेंट फैक्टर मानते हैं। जैसे कि मान लो कि H2SO4 लिया जाए, H2SO4 एसिड है जिसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, तो इसका मोलिकुलर मास होता है 98 और बेसिसिटी होता है 2, यानी कि x फैक्टर 2 हो गया। तब इसका इक्विवेलेंट वेट E इक्वल 98 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 49। इस तरह से H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 होगा। तो इसे हम केमिकल सब्सटेंस की इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करते हैं, और इसे केमिकल इक्विवेलेंट वेट को अगर डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज मिनिमम मास ऑफ रिएक्टेंट दैट कंज्यूम्ड कंप्लीटली एट एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन। यानी केमिकल सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास वह मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम मास है जो केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है ना। तो अब यह समझे कि दो रिएक्टेंट है कि एक्सेस में हो, एक बहुत कम हो, तो कम वाला
जो मास है उस केमिकल सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होगा, ऐसा नहीं। दोनों रिएक्टेंट का वह मिनिमम मास, कोई दो रिएक्टेंट है जिसका वह मिनिमम अमाउंट जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, यानी कि दोनों रिएक्टेंट का मास कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, वह एक दूसरे का इक्विवेलेंट मास होगा। इस तरह से इसको समझेंगे। दिस ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग मोलर मास बाय द इक्विवेलेंट फैक्टर। मोलर मास में इक्विवेलेंट फैक्टर से डिवाइड करके तो इसको फाइंड किया जाता है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किया जाता है। अब ग्राम इक्विवेलेंट इसे पढ़े, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक उसी तरह से ग्राम इक्विवेलेंट है। जैसे मोलिकुलर मास के बराबर ग्राम में मास को ग्राम मोलिकुलर मास कहा जाता है, उसी तरह से इक्विवेलेंट मास के बराबर ग्राम में मास को ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। यानी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम यूनिट कॉल्ड एज ग्राम इक्विवेलेंट। The amount of substance equal equivalent weight in gram unit called as gram equivalent. इसको ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई GeQ भी। इसको GeQ भी से ऐसे डिनोट किया जाता है, जिसको एक एग्जांपल से समझें। जैसे Mb यानी मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना? 106 ग्राम। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में 2 सोडियम आयन है, तो एक सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, 2 सोडियम का वैलेंसी 2, तो वैलेंसी हो गया 2। यह 2 जो है X हो गया, कौन? इक्विवेलेंट फैक्टर हुआ, और ये Mb मोलर मास हुआ। अब इक्विवेलेंट वेट इक्वल 106/2, यानी 106 में इक्विवेलेंट फैक्टर 2 से डिवाइड किया गया, इक्विवेलेंट मास मिला 53। तब समझें कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इससे इक्वल 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम कार्बोनेट कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। अब ये देखा जाता है केमिकल सब्सटेंसेस का जो रिएक्शंस होते हैं, तो रिएक्शन में अगर रिएक्शन का मीडियम डिफरेंट होता है तो उनका प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है। तो क्या किसी केमिकल सब्सटेंस का सभी हर केस में सेम इक्विवेलेंट वेट होगा? नहीं। मोलर मास जिस तरह से फिक्स क्वांटिटी है, स्टैटिक है, कांस्टेंट है, उस तरह से इक्विवेलेंट मास कांस्टेंट नहीं होता। इक्विवेलेंट मास वेरिएबल क्वांटिटी है, और यह रिएक्शन के मीडियम और प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। Equivalent weight of substance depends on product formed in reaction, and the different product depend on different medium of the reaction. This can be illustrated by example considering equivalent weight of KMnO4. पोटेशियम परमैंगनेट के इक्विवेलेंट वेट को देखें। Potassium permanganate is equivalent weight of potassium permanganate KMnO4 is different in different medium of reaction as it gives different product. This can be illustrated as follows. इसको तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। मोलर मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इक्वल 158, 158 158 होता है, जिसमें 39 atomic mass of potassium, 55 atomic mass of magnesium, and 16 into 4 atomic mass of oxygen. Sum of these 158 gram per mole. अब ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन में देखा जाता है कि इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेज एज। एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट चेंज होकर मैग्नस आयन में चेंज हो जाता है, यानी KMnO4 से K+ और Mn2+ आयन फॉर्म होता है। तो ड्यूरिंग दिस चेंज, इस चेंज में पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और मैग्नीज आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। देयर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 7 - 2 = 5। तो 7 - 2 = 5 से ऑक्सीडेशन रेट चेंज हुआ, तो दिस 5 इज इक्विवेलेंट फैक्टर। दिस ऑल्सो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इन दिस प्रोसेस।
So equivalent weight of potassium permanganate for reaction in acidic medium is E equal 158 by 5. This equal 31.6. Now in basic medium, अब बेसिक मीडियम में देखें, इन बेसिक मीडियम पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस एज KMnO4 plus 4H plus 3E 3 इलेक्ट्रॉन, K plus MnO2 plus 2H2O, यानी इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नीज डाई ऑक्साइड में चेंज होता है। पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, मैग्नीज डाई ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4+4, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 7 - 4 = 3. This equal number of electron gain and this is equivalent factor. So to get equivalent weight, we have to divide 158 by 3. 3 से डिवाइड करते हैं और 3 से डिवाइड करने पर हमें फाइंड होता है कितना, 52.6. 52.66 इस तरह से यह बेसिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट होता है। अब हम नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तुमने इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट को समझा, इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल क्वांटिटी है, इसको जाना। अब इन सब के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं अब नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी कैन डिफाइन जस्ट लाइक मोलरिटी। मोलरिटी के जैसा नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। यानी सॉल्यूशन के 1 लीटर में या 1000 मिलीलीटर में सोल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स डिजॉल्व होते हैं उसे सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N एंड इट्स यूनिटी ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स 1। अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना है। मैथमेटिकली, if n gram equivalent of a solute dissolve in V liter of solution, यदि ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या स्मॉल n, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V लीटर, देन नॉर्मेलिटी डिफाइंड एज कैपिटल N इक्वल स्मॉल n by V ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। यानी नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। Now let WB gram of solute of equivalent weight E dissolve in V milliliter of solution। अब यहाँ कंसीडर करें कि सोल्यूट का अमाउंट ग्राम में दिया हुआ है और जिस सोल्यूट का इक्विवेलेंट मास ज्ञात है, यानी ज्ञात इक्विवेलेंट वेट वाले सोल्यूट का WB ग्राम डिजॉल्व है कितने सॉल्यूशन में, तो V ml में। यानी WB ग्राम V ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व है और सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट है E। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट N इक्वल होता है WB बाई E, यानी गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। तो इस तरह से ए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हुआ और वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर लें या यूनिटी मेथड से इसको ड्राइव कर लें। यूनिटी मेथड से लेते हैं तो V मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेन WB बाई E ग्राम इक्विवेलेंट, देयरफॉर 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन WB into 1000 by E into V gram equivalent. This is the normality of solution. N equal WB into 1000 by E into V ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इस तरह से सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी को फाइंड किया जाता है। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज, अब नॉर्मेलिटी को मास और से एक्सप्रेस किया गया, आप ग्राम पर लीटर या परसेंट
वॉल्यूम, परसेंट बाय मास, ये सब कंसंट्रेशन दिया गया हो तब नॉर्मलिटी पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? हाउ कैन यू फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, मास वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन, मास परसेंट कंसंट्रेशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम एक एक कर देखेंगे। जैसे ग्राम पर लीटर दिया हुआ है तो ग्राम पर लीटर में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दें तो नॉर्मलिटी फाइंड होगा। नॉर्मलिटी obtained by dividing gram per liter concentration by equivalent mass. If परसेंट बाई वॉल्यूम दिया गया है, परसेंट W बाई V दिया हुआ है, देन ग्राम पर लीटर इक्वल होता है परसेंट W बाई V इंटू 10। तो इसको हम कह सकते हैं परसेंट W बाई V इंटू 10 बाई E। मास वॉल्यूम परसेंट में 10 से मल्टीप्लाई करने पर ग्राम पर लीटर मिलेगा और उसमें इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मलिटी फाइंड होगा। अब प्रश्न उठता है कि सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है D ग्राम पर मिलीलीटर और मास परसेंट दिया है X% W बाई W, देन नॉर्मलिटी फाउंड है। तब नॉर्मलिटी को फाउंड करें तो इसको किसके इस प्रकार, तो n इक्वल 10 dx बाई ई को इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। अब ये 10 dx होता है कहाँ से आया? अब जैसे मान लो कि 1000 ml सॉल्यूशन है और d ग्राम पर ml डेंसिटी है तो ये भाई मास हो गया इसका 1000 d। अब x% बाई मास है तो 1000 d ग्राम में x% यानी कि x बाई 100 इतना ग्राम सोल्यूट हो गया। अभी 100 10 जा 1000 तो 10 हो गया। अब इस तरह से 10 dx ये वैल्यू हो गया 10 dx, ये ग्राम पर लीटर हो गया, 10 dx ग्राम पर लीटर। अब 10 dx ग्राम पर लीटर में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दें, हमें नॉर्मलिटी ऑब्टेन होगा। अब देखा जाए रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या है, क्या संबंध है इसमें? तो दोनों तो संबंधी ही है, दोनों में मास है, वॉल्यूम है। डिफरेंस है कि एक में मोलर मास है, एक में इक्विवेलेंट मास है। अब मोलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों एक दूसरे का संबंधी होता है, संबंधित होता है, उसमें एक कॉमन फैक्टर है। तो जो कॉमन फैक्टर है तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी भी आपस में संबंधित होंगे। तो इनके संबंध को जोड़ने वाला है इक्विवेलेंट फैक्टर x। कैसे? मोलरिटी इक्वल WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V, नॉर्मलिटी इक्वल WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई E इंटू V। अब क्या करें? बाई डिवीजन, इक्वेशन सेकेंड डिवीजन 1 यानी नॉर्मलिटी में मोलरिटी से डिवाइड करें, नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाई मोलरिटी, तो हमें फाइंड होगा WB बाई ई यानी MB बाई ई यानी मोलर मास बटा इक्विवेलेंट मास। इसको इसी करा के देख सकते हैं। केवल डिवाइड करने पर WB 1000 भी ये कट जाएगा, दोनों में कॉमन है, रह जाएगा MB एंड ई यानी मोलर मास और इक्विवेलेंट मास। मोलर मास इक्विवेलेंट मास एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये x टर्म में कट जाते हैं, जैसा कि इक्विवेलेंट वेट के डिफिनीशन में देखा गया है। तो इस तरह से ये मिलता है नॉर्मलिटी इक्वल x इंटू मोलरिटी, यानी नॉर्मलिटी इंटू x इंटू मोलरिटी, and normality of solution is x times of molarity of that solution. Now we take relation between molarity and molality. अब हम लोग मोलरिटी और मोललिटी के रिलेशन को देखें। इसके लिए मान लें लेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन m मोल पर लीटर और डेंसिटी d ग्राम पर मिलीलीटर। मोलरिटी और मोललिटी के रिलेशन को डिराइव करने के लिए हमें यह मानना होगा कि
सॉल्यूशन का मोलरिटी m है और डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर है। तो मोलरिटी m मीन्स हो गया कि 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस m मोल ऑफ सोल्यूट, यानी कि इस कंसेप्ट में, इस टर्म में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट गिवन है, m मोल हो गया। अब सोल्यूट का मोलर मास यदि पता हो mb है तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट mb, तो हमें यह मालूम हो जाएगा कि सोल्यूट का टोटल मास कितना डिजल्व्ड है। मास ऑफ सोल्यूट डिजल्व्ड हो जाएगा m इंटू एम बी एंड मोलरिटी इंटू मोलर मास। इससे टोटल मास ऑफ सोल्यूट डिजल्व्ड हो गया कितना में, 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन में। अब मास ऑफ सोल्यूशन, अब सोल्यूशन के मास को चेंज करना होगा, तो 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन है और डी ग्राम पर मिलीलीटर उसका क्या है, डेंसिटी है, मल्टीप्लाई करने पर 1000 डी ग्राम होगा सोल्यूशन का मास। अब चूंकि मोललिटी को फाइंड करना है तो मोललिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को ऑब्टेन करने के लिए मास ऑफ सोल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 1000 डी में से एम बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे हमें मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तरह से मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए इक्वल 1000 डी माइनस एम बी। अब इन सब चीज़ों को मोललिटी के फॉर्मूला में रखें। से मोललिटी होता है m इक्वल n नंबर ऑफ मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 डी माइनस एम बी, नंबर ऑफ मोल मोलरिटी कैपिटल M आई 1000। तो इस तरह से हमें मोललिटी फाइंड हो जाता है। तो इसी के साथ यह वीडियो कंप्लीट हुआ, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स फिनिश्ड हुए, और मैं समझता हूँ कि अब सब इसे समझ लिए होंगे। यदि इसमें कहीं कोई डिफ़िकल्टी है, नहीं समझ सके, तो कांटेक्ट करेंगे हमारे ईमेल पर या कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। वैसे वीडियो को थोड़ा देख करके और बार बार करके ये समझ सकते हैं और इससे कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। और फिर हम अगली वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स को लाएंगे, कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को लाएंगे, जिस न्यूमेरिकल से यह कंसेप्ट और क्लियर होगा। और इसी के साथ आज का ये क्लास मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू।